Hi, today I will talk about the history of the political system in India। आज हम बात करेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद इंडिया में कांग्रेस का डोमिनेशन हुआ करता था। हम बात करेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद से अभी तक इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता आ रहा है। हम बात करेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद इंडिया में कांग्रेस का डोमिनेशन हुआ करता था। आज जिस तरह से बीजेपी इज नॉट जस्ट रूलिंग एट द सेंटर बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर रूल्ड बाय द बीजेपी लेड गवर्नमेंट। आज जिस तरीके से बीजेपी ना केवल सेंट्रल में रूल कर रही है बल्कि इंडिया के जो ज़्यादातर स्टेट है उसमें आज बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। हम बात करेंगे फ्रॉम कांग्रेस डोमिनेशन टू द बीजेपी डोमिनेशन। अगर हम 1947 से 1964 तक के टाइम पीरियड को देखें तो याद रखिएगा 1947 से 1964 तक के टाइम पीरियड को हम नेहरूबियन एरा कहते हैं। फिर 1964 से 1966 तक के टाइम पीरियड को हम शास्त्री एरा कहते हैं। फिर 1966 से 1984 तक के टाइम पीरियड को हम इंदिरा गांधी एरा कहते हैं। और फिर 1984 से 1991 तक के टाइम पीरियड को हम राजीव गांधी एरा कहते हैं। तो हम आज़ादी के बाद से अभी तक के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। So myself Ahmad and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। याद रखिएगा 1947 से लेके 1991 तक के टाइम पीरियड को हम द एरा ऑफ द सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं और पोस्ट 1991 के टाइम पीरियड को हम एरा ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यदि हम बोलें कि 1947 से 1991 तक के टाइम पीरियड को हम डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस एरा कहते हैं तो यू विल गेट इट एग्जैक्टली कि वहां पे 1947 से लेके 1991 तक में कांग्रेस का डोमिनेशन हुआ करता था। लेकिन हम बोले कि 1947 से लेके 1991 तक के टाइम पीरियड को हम एरा ऑफ द सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं तो यू विल हैव सम कंफ्यूजन कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। तो याद रखिए 1947 से 1991 तक के टाइम पीरियड को हम एरा ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं और 1991 के बाद के टाइम पीरियड को हम एरा ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। तो चलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया में किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्वरूप में हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर जैसे इंस्टीट्यूशन को हमने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। जो पावर कभी स्टेट के हाथ में हुआ करता था उसमें से कुछ पावर को हमने ग्राम पंचायत को दे दिया, उसमें से कुछ पावर को हमने पंचायत समिति को दे दिया, उसमें से कुछ पावर को हमने जिला परिषद को दे दिया। उसी तरीके से उसमें से कुछ पावर को हमने म्यूनसिपैलिटीज एरिया को दे दिया, उसमें से कुछ पावर को हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया, उसमें से कुछ पावर को हमने मेयर को दे दिया। तो सिंपल मीनिंग ये है कि 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने जो पावर सेंट्रलाइज था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो इसका यह मतलब होता है कि 1947 से लेकर 1991 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें द पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। बट याद रखिएगा जो फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट जो आया था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आया था इन 1979 में। बट याद रखिएगा दैट लोकल गवर्नमेंट was not given the constitutional recognition। तो मतलब 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे। लेकिन हम बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को देखें तो इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी वो 1977 में ही दी थी, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया इन 1993। लेकिन हमने इसको
1993 में इंप्लीमेंट किया बाय द 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेहरूबियन एरा। देखिए 1947 से लेके 1952 तक के पीरियड को हम फर्स्ट फेज ऑफ द नेहरूबियन एरा कहते हैं, और 1947 से लेके 1952 तक के टाइम पीरियड को हम फाउंडेशनल एरा भी कहते हैं, वेयर द इंडिया वाज कंसोलिडेटेड इनटू अ नेशन। 1947 से 1952 के टाइम पीरियड को हम फाउंडेशनल एरा भी कहते हैं, क्योंकि ये वही पीरियड है जब इंडिया खुद को एक नेशन के रूप में कंसोलिडेट कर रहा था। तो चलिए हम इसको समझते हैं 1947 से 1952 के टाइम पीरियड के एरा को। देखिए 1947 से 1952 तक में 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। पहला, मर्जर ऑफ द प्रिंसली एस्टेट। दूसरा, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सी द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसली एस्टेट वेयर एक्टेड एज ए थ्रेट टू आवर सॉवरेनिटी। मतलब प्रिंसली स्टेट का उपस्थित होना हमारे सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट। आज़ादी के बाद 562 राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जिसमें से ज़्यादातर जो राजे रजवाड़े थे वो आज़ादी के बाद इंडिया में इंटीग्रेट हो गए। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे, जो इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होना चाहते थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली थी, जैसे कि हैदराबाद। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्रिंसली स्टेट्स वेयर एक्टेड एज ए थ्रेट टू आवर सॉवरेनिटी। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट की उपस्थिति वो हमारे सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे थी। सिंपली थिंक, सोचिए, देयर इज हैदराबाद एंड हैदराबाद इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अगर हैदराबाद एक इंडिपेंडेंस नेशन होता तो हमारे देश से विजय माल्या जैसे लोग बैंक फ्रॉड करने के बाद उनको द ग्रेट ब्रिटेन में जाने की जरूरत नहीं थी। दे विल सिंपली cross the border and they will in the Hyderabad and we will not be in position to exercise our sovereignty. So we can say that the presence of the princely estate were acted as a threat to our sovereignty. So let's talk about the internal reorganization. See, India went under the internal reorganization so that administrative function would be convenient, so that we will be in position to exercise our administrative function, so that we will be in position to strengthen our democracy. Let's understand it. So चलिए हम समझते हैं कि इंडिया इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के बाद खुद को कैसे स्ट्रेंथन करता है। सी, इंडिया, पाकिस्तान एंड द श्रीलंका, they got independence at the same time. So let's understand these 3 कंट्रीज। श्रीलंका इंडिपेंडेंस होने के बाद श्रीलंका इम्पोज सिन्हाला लैंग्वेज अपन द तमिल्स एंड इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ द तमिल एंड वी सा द सिविल वार इन द श्रीलंका टिल 2009। अब क्या होता है कि श्रीलंका ने सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोज कर देते हैं किस पे? तमिल्स पे, और जो तमिल्स की जो लैंग्वेज थी उसको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है, और यही वो कारण है कि हम श्रीलंका में सिविल वार को देखते हैं जो कि 2009 में खत्म होती है। सीधा पाकिस्तान इम्पोज्ड उर्दू अपन द बंगालीज एंड इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द linguistic rights of the Bengali and we saw the divisions of the East and the West Pakistan in the form of the Bangladesh। यदि हम पाकिस्तान को ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज को बंगाली पे थोप दिया, और यही वो कारण है कि हमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में डिवीजन देखने को मिलती है बांग्लादेश के स्वरूप में। लुक इंडिया को देखिए, 1948 में हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, बट इन 1956 में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिसके आधार पे हमने 4 स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड इवन इफ
कि हमने लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया। सो देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाउएवर द आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 states that the official language of the union shall be Hindi in देवनागरिक स्क्रिप्ट। बट आर्टिकल 343 क्लाउज 1 जो है वो कहता है कि जो यूनियन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा देवनागरिक स्क्रिप्ट में। बट सी द क्लाउज 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 दैट स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। thus we can say that the official language of the union is हिंदी and इंग्लिश। यही वो कारण है कि आज हम ये कह सकते हैं कि जो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। सो इंग्लिश इज अलाउड टू बी यूज एज ऑफिशियल पर्पसेस सच एज द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जुडिशियरी एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड a state government. A state within the India have the liberty and the freedom to specify their official language थ्रू द लेजिस्लेशन। इंडियन स्टेट के पास ये ऑथोराइजेशन है और ये लिबर्टी है, वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को बदल सकते हैं थ्रू द लेजिस्लेशन। सो थिंक अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वीकनेस को अपनी ताकत में कन्वर्ट किया। सो वी कैन से दैट वी strengthened our democracy undergoing internal reorganization. So let's talk about the parliamentary democracy. See, we adopted the parliamentary democracy by the universal adult franchise. Now this is the matter of the consideration. Now अब ये सोचने वाली बात है कि why India choose या why India adopted the parliamentary democracy rather than the presidential democracy. अब ये सोचने वाली बात है कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही क्यों चूज किया या इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही क्यों अडॉप्ट किया और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया गया। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया। सी सो इंडिया इज नोन फॉर सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। सी देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3000 कास्ट इन इंडिया एंड 9 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन। इंडिया में कमोबेश 3000 कास्ट के लोग रहते हैं और 9 रिलीजन को प्रैक्टिस की जाती है एंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द डिफरेंट रीजन और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। thus फॉर डिवाइडिंग द पावर ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग इट कैन ओनली बी अचीव्ड by the parliamentary democracy. And thanks for watching and Jai Hind.